नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आदित्य सिंह टकटू फिजिक्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन को पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खास करके हिंदी माध्यम के बच्चे जिनको हिंदी को लेकर के अक्सर दिक्कत आती है कि उनको फिजिक्स तो समझ में आ जाए लेकिन कोई इनको हिंदी में पढ़ा दे, तो वो बच्चे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अंग्रेजी वालों के लिए तो है ये है, क्योंकि इस चैनल पे हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बात करके पढ़ाते हैं। बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले थ्रू प्लेन रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन के नियम को हम लोग प्लेन सरफेस पे पढ़ने वाले हैं। और आज ही के रोज हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ेंगे और क्रिटिकल एंगल। यहाँ मतलब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो सारे कवर करेंगे। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन या अपवर्तन का जो होता है वो क्या होती है घटना, पहले समझ लेते हैं। जब क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए ये एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई एक रे क्या करती है, आकर के ये इंसिडेंट होती है। तो ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण इसको बोलते हैं हिंदी में। और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब, मतलब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया जाकर के, ये नॉर्मल हमारा हो गया, जिसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण हो गई। अब देखिए, ऊपर का माध्यम कुछ और है, मान लेते हैं ऊपर वाला मीडियम N1 है, नीचे का मीडियम क्या है, N2 है। मतलब ऊपर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कुछ ये ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसा है। ऊपर मान लेते हैं क्या है, ऊपर मान लेते हैं एयर है, और नीचे क्या है, ये ग्लास है। तो ग्लास में अब जब ग्लास सरफेस के ऊपर रे टकराएगी तो क्या होगा, उसको कायदे में ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर के कुछ यूं चली जाती है, मतलब दूसरे मीडियम में क्या कर जाएगी, वो इंटर करती है। और इसको मैंने नॉर्मल की तरफ क्यों झुकाया है ये मैं अपवर्तन के नियम में बताऊंगा। बट होता कि यहाँ पर मैं टेक्निकल बातें डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब जब हम बात रिफ्रैक्शन की करते हैं, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रे जो होती है, जो किरण होती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है। जैसे कि यहाँ पर एयर से ग्लास में इंटर कर गई। अच्छा, मान लेते हैं एयर में जो प्रकाश की स्पीड थी, प्रकाश की या रे की स्पीड, वो स्पीड v1 थी। तो यहां पर स्पीड मान लेते हैं कितनी हो गई, v2 हो गई। ध्यान से देखिएगा, स्पीड चेंज कर जाती है। मान लेते हैं रे में जो वेवलेंथ था वो λ1 था, और यहाँ पर कितना हो गया, λ2 हो गया। एक बात बच्चों जो चेंज नहीं होती है वो है फ्रिक्वेंसी। अगर रे एयर में फ्रिक्वेंसी f1 बराबर f थी, तो यहाँ पर भी ग्लास में भी f2 बराबर कितनी रहेगी, f रहेगी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब चूंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, v बराबर मतलब स्पीड बराबर पढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा से। तो यहाँ से बच्चों v1 बराबर हो जाएगा फ्रिक्वेंसी इंटू λ1, और v2 बराबर हमारा हो जाएगा फ्रिक्वेंसी इंटू λ2। इनको आपस में अगर डिवाइड कर मारोगे तो बच्चों यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, v1 बाई v2 इक्वल टू मिल जाएगा λ1 बाई λ2। बहुत बेहतरीन बात, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया कि एक v1 क्या है, एक मीडियम में प्रकाश की चाल, v2 क्या है, दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल, λ1 क्या है, पहले एक मीडियम में इस वेवलेंथ लाइट का, और λ2 क्या है, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ। अच्छा, एक बात, अभी मैं रिफ्रैक्शन का नियम कानून नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन में हुआ क्या है, रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो इंटर करिए, तो उसके बारे में हम संभावनाएं जता रहे हैं कि स्पीड और वेवलेंथ के बीच में रिश्ता क्या होता है। चलिए, एक बात बच्चों मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो एयर में स्पीड होती है, भाई एयर में जो स्पीड होती है वो c इक्वल टू होती है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और म्यू नॉट क्या होता है, ये परमिबिलिटी होती है, परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक्चुअली में जो प्रकाश है, जो ऑप्टिक्स हमारा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर आप किसी मीडियम में प्रकाश की चाल लिखना चाहते हैं, कोई भी मीडियम में, तो उसको बच्चों कैसे लिखोगे, 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट, म्यू नॉट की जगह पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो इसमें ये जो टर्म है, ये ये किस तरीके से हमारा चेंज हो जाएगा जाकर के, ध्यान से देखिएगा। ये क्या होगा जाकर के, इसको हम लोग लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाई म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये जो टर्म यहां पर है, ये जो टर्म जो मैं सर्किल के अंदर कर रहा हूं, ये हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। और इसी को हम लोग बच्चों क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है? हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो यहां से जो किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल हुई जाकर के वो क्या मिलेगी हमको? C डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है? मीडियम का अपवर्तनांक है। जैसे ग्लास का क्या है? N2 मैंने लिया, यहाँ पर है। एयर का कितना है? N1। मैं कुछ लिखवा देता हूं। तो मीडियम का क्या हुआ जाकर के? ये अपवर्तनांक हुआ जाकर के। एयर के केस में बच्चों ये कितना होता है? ये 1 होता है। और जो ये ग्लास का होता है ये बच्चों, ये 4/, ये हमारा 3/2 होता है। और जो वाटर का ये होता है, ये वाटर के लिए केस में कितना होता है? 4/3 होता है। अगर आपको ये अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रह जाते हैं तो आपके नीट और जेई के रिजल्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। तो हमको ये चीज मिल गई जाकर के यहाँ से हमको क्या मिला जाकर के? v बराबर हमको मिली C/n। तो स्पीड जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपोजिट है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर जनरलाइज करोगे तो b1/b2 बराबर λ1/λ2 आया है। तो ये बराबर करके हो जाएगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वाला फॉर्मूला जो मैं ग्रीन सर्किल के अंदर कर रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला आपको रिफ्रैक्शन के केस में याद रह जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से सवाल बनना 100% तय है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं हम लोग। अब हमने चूंकि क्या सीख लिया है, लास्ट स्लाइड में हमने क्या सीखा है? एक मीडियम में प्रकाश की स्पीड डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में प्रकाश की स्पीड बराबर एक मीडियम में वेवलेंथ डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में वेवलेंथ इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये मीडियम की ही प्रॉपर्टी होती है। अब इस पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। इसमें क्या कहा गया बच्चों? द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट इन एयर इज 420। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब बच्चों होता है एक वर्णी प्रकाश, जिसमें केवल एक ही प्रकाश है। और चूंकि ये कहा गया एयर में उसका जो वेवलेंथ है वो 420 दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ λ1 हमारा कितना दे रखा है? 420। ये नैनोमीटर में दे रखा है। चूंकि एयर में कह रहा है तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बच्चों कितना होता है? 1 होता है। इसमें इन्होंने कहा कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ इन वाटर। उसका वेवलेंथ वेवलेंथ जो प्रकाश का वेवलेंथ वाटर में क्या होगा ये आपको बताना है, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? ये वाला। तो देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बराबर हो जाएगा एयर का एयर में वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वाटर में वेवलेंथ। और बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। वाटर का वेवलेंथ बच्चों कितना है? 4/3 होता है। एयर में कितना है? 1 है। एयर में हमारा कितना वेवलेंथ आया हुआ है? एयर में वेवलेंथ दे रखा है प्रकाश का 420 दे रखा है, तो 420 रख देंगे। डब्ल्यू लैम्डा डब्ल्यू निकालना है वाटर में, तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 420। और जब इसको यहाँ पर लेकर जाओगे तो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एक करना 4 और 105 हो जाएगा। 105 और इंटू 3 कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। तो 315 नैनोमीटर क्या हो जाएगा? उसका वाटर में वेवलेंथ हो जाएगा। घटना ही चाहिएगा था, क्योंकि जो है ये इनवर्स रेशियो में है। तो ये सवाल इस तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे सवाल बच्चों नीट में और जेई में अक्सर करके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और बच्चों इस चैनल पे आपको खूब सारे क्वेश्चन करने को पूरा मौका मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया था? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एयर। तो एयर में इसका वेवलेंथ कितना है? एयर में जो वेवलेंथ है लाइट का वो कुछ दे रखा है। कोई भी लाइट होगी, कोई प्रकाश कोई कलर का होगा, उसका 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। और एयर या वैक्यूम, एयर हो बच्चों या फिर वैक्यूम हो, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। और कह रहा है इन अ मीडियम इज 4000 एंगस्ट्रॉम। मतलब किसी मीडियम में इसका जो वेवलेंथ है वो कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम है। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो एन मीडियम हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं लैम्डा एयर अपॉन में लैम्डा मीडियम इक्वल टू हो जाएगा एन मीडियम डिवाइडेड बाई एन एयर। लैम्डा एयर कितना है? ये यहाँ पर बच्चों दे रखा है 6000 डिवाइडेड बाई मीडियम का कितना है? 4000। लैम्डा मीडियम का हमको लैम्डा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना, निकालना है। और एयर का बच्चों कितना होता है? 1। तो ये देखो 3 जीरो कट गए और लैम्डा मीडियम हमारा कितना हो जाएगा? 3/2
टू, कितना हो जाएगा 3/2, जो कि हमारा बच्चों का भी होता है, ग्लास का भी होता है। तो ये इस तरीके से आंसर लग जाएगा। इस पर बहुत ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम 1-2 सवाल जरूर लगा लीजिए, जिससे आपको आइडिया पता लग जाए कि λ1 डिवाइडेड बाई λ2, मतलब ये v1 बाई v2 बराबर λ1 बाई λ2 बराबर n2 बाई n1। इसका यूज क्या है, n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम के, मटेरियल के। तो जैसा मटेरियल होगा वैसा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, बट हाँ ये हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का नियम होता क्या है, वहां पर मैंने केवल आपको रिलेशन बताया था v1 λ1 फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। अब रिफ्रैक्शन के हम लोग नियम और कानून सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक बच्चों ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं, ये हमने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मान लीजिए ले लिया। उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, n2 ले लेते हैं। तो ये ऊपर मान लेते हैं हमने क्या ले लिया है, ऊपर हमारा क्या है रेरर, रेरर को हम लोग बच्चों हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम बोलते हैं। और इसको नीचे वाला क्या ले लेते हैं, डेंसर ले लेते हैं, इसको सघन माध्यम हिंदी में बोलते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके नियम और कानून पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एक रे आती है जो कि इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हुई आकर के, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जिस स्थान पर आपतित हुई है मतलब इंसिडेंट हुई है, वहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल बना लेंगे। अच्छा, अब इसका नियम क्या होता है, जब बच्चों रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में रे आती है, तो सघन माध्यम में जो सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम में जो स्पीड है उसकी घटती है। तो स्पीड घटने का मतलब यह है कि वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। इस रे को कायदे में अगर ये मीडियम नहीं होता तो ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जाएगी, क्योंकि रेरर से डेंसर में आ रही है तो बच्चों ये क्या करती है, नॉर्मल की तरफ झुकती है, तो कुछ इस तरीके से निकलती है। तो ये हमारी रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारी कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे ऐसी रे को जब दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है, उस रे को बच्चों क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ये एंगल हमारा क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से लिखते हैं। अच्छा, तो कायदे में देखो, इधर देखिएगा, इस रे को जाना चाहिए था इस रेड वाले पाथ पर, लेकिन कैसे चली गई, ये ब्लैक वाले पाथ पे चली गई। तो ये टोटल एंगल हमारा बच्चों अभी भी कितना रहेगा, ये टोटल कितना रहेगा, आई रहेगा। तो रे एक्चुअली में इतना एंगल डेविएट हो गई, देखो इतना एंगल क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो ये डेविएशन बच्चों यहाँ पर कितना मिलेगा, आई माइनस आर से, आई माइनस आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। यहाँ पर कैसा वो हुआ है, क्लॉकवाइज हुआ जा करके। तो जब रे बच्चों रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुकती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, रे रे जब रेरर, रेरर मतलब सघन विरल माध्यम से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, किधर बेंड होती है, बेंड नॉर्मल की तरफ। जबकि जब बिरल सघन से बिरल में जाएगी तो सघन से बिरल में भी एक बना लेते हैं एक रे, मान लीजिए ये हमारा n2 इधर है और ये ऊपर n1 हो गया जाकर के, ये रे मान लीजिए यहाँ पर आकर के इंसिडेंट होती है। एक पहले नॉर्मल पहले से ही बनाकर रख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आकर के इंसिडेंट हुई, तो ये नीचे वाला हमारा कैसा है, ये डेंसर मीडियम है, ऊपर हमारा कैसा है, रीरर मीडियम है। तो इस रे को कायदे में ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन अब ये क्या करी है, ड्रेरर मीडियम में गई है तो नॉर्मल से क्या करेगी, नॉर्मल से ये दूर हटती है, नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अब ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। तो अभी तक जो ये था एंगल आई था, ये एंगल हमारा क्या था, आई था, अब ये क्या हो गया है, अब हमारा ये आर हो गया है। तो ये आई रहा जाकर के, तो अभी भी जो डेविएशन होगा जाकर के, डेविएशन ये रे डेविएट हो गई, यही तो डेविएशन हुआ जाकर के, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। ये वो अभी भी वही फॉर्मूला बना रहेगा, वहां पे आई माइनस आर आ गया था, यहाँ पे आर माइनस आई आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। डेविएशन निकालेंगे कैसे भाई, कैपिटल वाले से ये वाला एंगल कितना है, आई है, वो घटा देंगे तो आर माइनस आई हो जाएगा, तो रे इतना क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन का पहला नियम और कानून हो गया जाकर के। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन का क्या हो गया जाकर के, रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, और डेंसर से रेरर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, एक बात हो गई जाकर के। अच्छा अच्छा, इधर समझते हैं एक मिनट। अब रिफ्रैक्शन के नियम, ये मैंने आपको रे डायग्राम बनाना बताया। रिफ्रैक्शन का जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है,
इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान देना यहां पर रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये पहला नियम होता है। मतलब देखो ये एक रे हुई जा करके, एक रे हमारी ये ब्लैक वाली आई, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल आया इसको मैंने रेड, इसके ऊपर रेड के ऊपर मैं ब्लैक चला देता हूं, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा ये स्नेल के नियम को फॉलो करती है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। क्या स्नेल का नियम होता है, बहुत आसान काम है बच्चों लिखना। देखो देखो यहाँ पर इधर समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 है और ये एंगल कितना है, I है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n1 साइन आई। यहां पर देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों कितना है, आर है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है, बराबर लिख देंगे n2 साइन आर, मतलब n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ये हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। मतलब इसमें क्या होने वाला, रे स्नेल के नियम को फॉलो करेगी। पहला नियम क्या हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। और दूसरा हमारा क्या बच्चों होंगे, स्नेल का नियम, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर को क्या करेगी, फॉलो करेगी। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें डेविएशन कैसे निकालेंगे और ये दोनों नियम और कानून क्या होते हैं। अब बच्चों हम सीधा सीधा सवालों की तरफ चलेंगे। आपको इससे ज्यादा अच्छा, रिफ्रैक्शन का नियम ये सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए लागू नहीं होता है, कर्व सरफेसेस आएंगे तो उसके लिए भी यही नियम कानून लागू होगा जाकर के, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं और सवाल करें। चलिए बच्चों सवाल करते हैं रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर आधारित। इसमें एक चीज गड़बड़ हो गई है, ये सवाल लिखा है फाइंड द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ नहीं, टू रिफ्लेक्शन नहीं होने। इसमें क्या कहा गया बच्चों, एयर में एक रे इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट रे है, ये आई 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई है और कैसे मीडियम में जा रही है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, n बराबर √3 है। तो इसमें इसका क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा। और वैसे भी देखिए ऊपर वाला हमारा मीडियम कैसा है, सघन है, और नीचे कैसा है, नहीं ऊपर वाला हमारा कैसा बिरल है, क्योंकि बिरल मतलब ऊपर वाला हमारा कैसा रेयरर है और नीचे वाला कैसा है, डेंसर है, डेंसर है मतलब सघन हमारा है, क्योंकि इसका n बराबर 1 दे रखा है और इसका n बराबर √3 दे रखा है। जिसका ज्यादा होता है n वही सघन माना जाता है, मतलब वही डेंसर माना जाता है। अच्छा अब रेयर क्या कर रहा है, रेयरर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। कायदे में इस रे को ऐसे चले जाना चाहिए था अगर ये बाउंड्री नहीं होती, लेकिन ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ऐसे आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चूंकि इसमें डेविएशन निकालना है तो ये वाला एंगल तो बच्चों अभी भी 60 डिग्री रहेगा, तो डेविएशन निकालना है तो डेविएशन हमारा हो जाएगा 60, और 60 से ये वाला एंगल हम लोग आर क्या कर देंगे, घटा देंगे, 60 माइनस आर। तो पूरी कहानी है कि आर निकालने में, तो आर बच्चों कैसे निकालेंगे, बहुत आसान काम है। इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे। देखो कैसे लगाएंगे, एयर का कैसे हमने बताया था हमारे मास्टर ने, पहला इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, तो 1 लिख लो, इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री, 1 इंटू साइन 60 बराबर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना है, डेंसर का √3, और इसमें ये एंगल आर हमको निकालना है, इंटू साइन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3/2, √3/2 बराबर हो जाएगा √3 इंटू साइन आर हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, साइन आर बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन बच्चों 30 डिग्री की होती है, आर बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर डेविएशन बच्चों कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30, 60 माइनस का 30, ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हमको डेविएशन जो मिल जाएगा। भाई रे को कायदे में ऐसे निकलना चाहिए था, अगर अगर हमारी ये बाउंड्री नहीं होती, लेकिन ये कैसे जाएगी, ऐसे चली गई, तो 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे 2-3 देखो, एक ही टाइप के 15-20 सवाल मत लगाओ, एक टाइप के 2 सवाल 3 सवाल लगा लो, लेकिन एक सवाल में ज्यादा से ज्यादा सीख लो। जैसे इस सवाल में मैंने आपको क्या निकलवा दिया है, इस सवाल में मैंने एक आपको आर निकलवा दिया, डेविएशन भी निकलवा दिया, इससे आपको एक समझ पे आपकी फर्क पड़ेगा। नहीं तो पता लगा एक ही टाइप के सवाल करते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। यहां पर क्या किया गया है, रे क्या हुई जा करके, ये एन, अब देखो ये ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला क्या हो गया, रेरर, क्यों, क्योंकि n बराबर √2 से, इसमें भी 2 रिफ्लेक्शन लग गए हैं, नहीं डेविएशन निकालना है, ये कट कर देते हैं, तो इसमें डेविएशन निकालना है। अब इधर देखो रे क्या कर रही है, डेंसर से रेरर में आ रही, कायदे में रे को ऐसे आना चाहिए था। अगर ये मीडियम, अगर ये ट्रांसपेरेंट बाउंड्री नहीं होती, मतलब ये बाउंड्री नहीं होती,
तो रे ऐसे चली जाती, लेकिन रे डेंसर से रेयर में आ रही तो नॉर्मल से क्या करेगी, दूर जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ये हमारी कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे भाई, कायदे में इस रे को ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन चली कैसे गई है, ऐसे चली गई है, तो यही तो डेविएट हो गई जाकर के। डेविएशन होगा कितना, डेल्टा। अच्छा ये वाला एंगल तो अभी भी 30 डिग्री ही रहेगा भाई, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे जाकर के, सॉरी ये रे, हाँ नॉर्मल से, तो ये सॉरी ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा टोटल हो जाएगा। नॉर्मल से जो एंगल बनता है, नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टर रे का एंगल बनता है वही हमारा क्या होता है, आर होता है। तो हमारा डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा हमारा हो जाएगा आर से हम 30 डिग्री घटा देंगे। और ये कैसे रे चली गई है, अब रे चली गई है एंटी क्लॉकवाइज। देख लो ध्यान से, अगर किसी को देखो ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन कैसे ऐसे निकल के गई है रिफ्रैक्टेड रे, तो कितना डेविएट हो गई, यही तो डेविएशन हुआ जा करके। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, आर हो गया। आर कौन सा एंगल होता है, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होता, तो आर माइनस 30 क्या हो जाएगा, ये हमारा डेविएशन हो जाएगा। तो आर पर फोकस करेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे कैसे, इसमें लगाएंगे स्नेल का नियम। तो ये √2 हुआ जाकर के इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसा, डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में लिखेंगे √2, और ये 30 एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 30, तो √2 sin 30 बराबर हो जाएगा एयर का 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। तो √2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 बराबर साइन आर। यहां से कटेगा तो ये ऐसे मिल जाएगा बराबर 1/√2। साइन कितने की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो यहां से बच्चों जो आर मिल जाएगा वो 45 डिग्री मिल जाएगा। तो आर 45 माइनस का 30 बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री हमारा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको क्या मिल जाएगा, डेविएशन मिल जाएगा। तो ये रिफ्रैक्शन पर मैंने डेविएशन, भाई रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन कोई आएगा तो मैक्सिमम सवाल वो क्या पूछ सकते हैं, डेविएशन पूछ देंगे। तो हमने डेविएशन निकलवा दिया, आर निकलवा दिया, स्नेल का नियम निकालना आ गया, रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर हट रही है, नॉर्मल के पास आ रही है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यही इसी कॉन्सेप्ट में हमको मिलेगा क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त मैं बता देता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बच्चों क्या होगा, इसके लिए रे को, इसके लिए एक शर्त है, एक नियम और कानून है कि रे को ट्रेवल होना होगा डेंसर टू रेयर। रे को डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर का मतलब है कि सघन माध्यम से रे को विरल माध्यम में जाना होगा। तो सबसे पहले एक मीडियम बना लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाते हैं। तो ये बाउंड्री बच्चों हम बना रहे हैं, ये बाउंड्री हमारी हो गई जाकर के, और इस पर क्या हुई जाकर के, एक रे ये इस तरीके से मान लीजिए आकर के इंसिडेंट हुई। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिएगा, इधर समझते चलिएगा। ये रे मान लेते हैं, एक रे क्या हुई जाकर के आई डिग्री के एंगल पर, आई एंगल पर इंसिडेंट हुई। एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर बच्चों कितना है, आई है। तो रे को कायदे में क्या करना चाहिए था, ये जो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता तो रे ऐसे निकल जाती, रे को ऐसे निकल जाना चाहिए था, ये हमारा नॉर्मल रहा, ये हमारी इंसिडेंट रे रही जाकर के। लेकिन होगा क्या कहानी, रे क्या करती है, जब डेंसर, ये नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला क्या है, रेयर है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ, वो सिखाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए रे को डेंसर से रेयर में ही जाना है। तो रे क्या करेगी, ये अब जब रे रेयर में जा रही होगी तो नॉर्मल से क्या करेगी, थोड़ा सा दूर हटती है। तो नॉर्मल से दूर हटती है तो अपने पाथ को छोड़ देती है, मतलब रे मान लेते हैं कुछ ऐसे चली गई। तो ये हमारी कौन सी रे हो गई जाकर के, रिफ्रैक्टेड रे हो गई जाकर के। रे ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हमारा आर हो जाएगा, जबकि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया है, आई इतना लिया है। अच्छा एक बात, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं दूसरे कलर पे चलता हूं। मान लीजिए थोड़ा सा एंगल आई में क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। थोड़ा सा एंगल आई में क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। देखिए मैंने मान लीजिए एंगल आई अब कितना ले लिया, ये ग्रीन कलर से मैं करा रहा हूं। एंगल आई अब मैंने कितना कर दिया, इतना कर दिया। ये एंगल आई इंसिडेंट, मैंने इंसिडेंट जो एंगल है वो मैंने इंक्रीज कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है, तो दूसरे मीडियम में रे निकलेगी
तो ये वाला भी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब नई रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे निकलेगी जाकर के, मतलब ये अगर नॉर्मल रहा जाकर के तो रे कुछ इस तरीके से निकल गई, तो ये आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा, डेंसर मीडियम में जैसे जैसे आई बढ़ा रहे हैं, रेरर मीडियम में आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डेंसर मीडियम में जैसे जैसे आई बढ़ाओगे, रेरर मीडियम में आर क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ध्यान से देखिएगा, डेंसर मीडियम में किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, डेंसर मीडियम में किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ध्यान से समझिएगा, डेंसर मीडियम में किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रेरर मीडियम में जो रे होगी वो क्या हो जाएगी, इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। प्लेन के पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। डेंसर मीडियम में किसी एंगल आई के लिए, रेरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाए, तो जो डेंसर मीडियम में एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ध्यान से समझिएगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर, ये डी मतलब डेंसर यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग डेंसर मतलब सघन, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस जिसके लिए रेरर मीडियम में आर, आर मतलब कौन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो डेंसर तो डेंसर मीडियम के, डेंसर मीडियम के एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। देखो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं आपको बेहतरीन लेवल पर चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो राइटिंग पर बहुत फोकस मेरी मत करिएगा कि राइटिंग सर बहुत खूबसूरत लिखे, क्योंकि यहाँ पर मैं इस पैड पे लिख रहा हूँ, तो ये कोई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया जाकर के। अब ध्यान से समझिएगा, अगर अब मैंने क्रिटिकल एंगल से, ध्यान से समझिएगा, क्रिटिकल एंगल पर अगर मैंने रे को डेंसर मीडियम में इंसिडेंट करवाया, तो रेरर मीडियम में आर हमको कितना मिलना है, 90 ही मिलना है। आर हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा जाकर के। अब अगर मैंने रेरर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से, देखो ध्यान से, अब अगर डेंसर मीडियम में एंगल अगर थोड़ा सा भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, अब अगर डेंसर मीडियम में एंगल थोड़ा सा भी क्रिटिकल एंगल से क्या हुआ, बड़ा हुआ, अब अगर डेंसर मीडियम में एंगल थोड़ा सा भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, तो रे क्या करेगी, उसी मीडियम में रे क्या करने वाली है, उसी मीडियम में वापस हो जाएगी, डेंसर मीडियम में ही। क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, अब उसी मीडियम में एंटर करेगी, कब, जब आई हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, ये वाली कहानी हो जाएगी। तो रे क्या कर जाएगी, उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। मतलब जो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस समय बिहेव करने लगेगा एज ए मिरर, एक मिरर की भांति बिहेव करने लगेगा, मतलब एक दर्पण की तरह हो जाएगा। तो जो हमारा डेविएशन होगा वो हम मालूम कितना हो जाएगा, अब डेविएशन कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा डेविएशन में कितना बताने वाला हूं। देखिए ये रे हमारी रेड कलर की आई थी, इसको जाना चाहिए था, कुछ कुछ जाना चाहिए था, कैसे, कुछ यूं निकलना चाहिए था, और ये निकलेगी कैसे, देखो कैसे निकलेगी, यूं निकल गई है, उसी मीडियम में वापस आ गई। तो ये एंगल हमारा, ये अगर एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो जो बच्चों अब डेविएशन हो जाएगा चूंकि ये मिरर का बिहेव कर रहा है, तो ये आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, और ये टोटल एंगल कितना था, 180 से 2i चला जाएगा, तो डेविएट कितना हो जाएगी, 180 माइनस का 2i। अब डेविएशन कैसा हो जाएगा, एक मिरर वाला डेविएशन लगेगा, 180 माइनस 2i। तो ये जो घटना हो रही है, इस घटना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रे जिस मीडियम, डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पर अगर थोड़ा सा भी बड़ा एंगल कर दिया, मान लीजिए क्रिटिकल एंगल कितना है
45 डिग्री है, तो 45 से थोड़े से भी ज्यादा बड़े एंगल पर आपने अगर रे को इंसिडेंट करवा दिया तो रे क्या करेगी, उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। तो ये घटना जो है दिस घटना, ये जो इवेंट है ये जो घटना है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये इससे बहुत हौच पौच हो गया है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा बच्चों, जैसे सपोज करिए, अब ये क्रिटिकल एंगल कैसे पता करोगे, क्रिटिकल एंगल पता कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले बताता हूं, जैसे क्रिटिकल एंगल कैसे पता करोगे। जैसे ध्यान से देखो, क्रिटिकल एंगल को निकालेंगे कैसे। यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ऊपर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रे मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं इंसिडेंट कराने वाला हूं, तो सबसे पहले यहां पर मैं नॉर्मल खींच लेता हूं, ये नॉर्मल मैंने खींच लिया, और रे क्या करी जा करके ये इंसिडेंट हुई। ये क्रिटिकल एंगल को बच्चों कहाँ से लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है, तो अपन सी ही इसको ले लेते हैं, तो सी निकालना हमको है। तो क्रिटिकल एंगल की परिभाषा क्या, ये हमारी इंसिडेंट रे हुई जाकर के, तो ये परिभाषा क्या है, रे क्या कर जाए, प्लेन के पैरेलल हो जाए, मतलब रे हमारी किस तरीके चली जाए, आर हमारा कितना हो जाए 90। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए आई हमारा, आई वो एंगल होगा वो एंगल क्रिटिकल एंगल होगा जिसके लिए रेरर मीडियम में आर हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री ले लिया। अब इसमें स्नेल का नियम लगा देंगे। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी इनटू साइन सी, स्नेल लॉ लगा रहे हैं, एनडी इंटू साइन सी बराबर एनआर। एनआर क्या हो गया, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर कितना हो गया एंगल 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90, और साइन 90 आप जानते हो 1 होता है, तो साइन सी बराबर हो जाएगा एनआर अपॉन में एनडी। ये फॉर्मूला बना, एनआर अपॉन में एनडी, ये फॉर्मूला बना साइन सी के बराबर एनआर अपॉन एनडी। अब इसको मैं आपको याद करने का एक बेहतर तरीका बताता हूं। एनआर क्या है, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनडी क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझदार बच्चे जो होते हैं उसको इस तरीके से याद कर लेते हैं, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, देखो एनआर तो छोटा होगा, तो छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन सी। साइन सी बराबर वो छोटा वाला डिवाइडेड बाय बड़ा वाला करके याद कर लेते हैं, उनके सारे सवाल निकल जाते हैं। अच्छा इधर देखिएगा एक फॉर्मूला, ये साइन सी का आएगा। देखो साइन सी निकालने के मैं बहुत सारे तरीके बताता हूँ साइन सी निकालने के। साइन सी बराबर क्या हो गया, एन आर डिवाइडेड बाई एन डी, या इसको बहुत से बच्चों ने याद किया इससे, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई बड़ा वाला। तो अगर एन आर एन डी ना दे करके लैम्डा दे रखे हैं, लैम्डा वन लैम्डा टू, एक मीडियम में वेवलेंथ दे रखा है, दूसरे मीडियम का वेवलेंथ दे रखा है, तो आप क्या करिएगा, लैम्डा छोटा ऊपर लिख लीजिएगा डिवाइडेड बाई लैम्डा नीचे बड़ा कर दीजिएगा, इससे भी निकल आएगा। मान लीजिए लैम्डा ना दे करके स्पीड दे रखी हूं, एक मीडियम में दूसरे मीडियम में, तो आप कैसे लिखोगे, प्रकाश की स्पीड v छोटी वाली डिवाइडेड बाई v बड़ी वाली स्पीड। स्पीड किसकी, प्रकाश की स्पीड, लाइट की स्पीड। तो आपके सामने जो साइन सी का फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, एन आर बाई एन डी बना डिवाइडेड बाई v1 बाई v2 बना डिवाइडेड बाई लैम्डा वन बाई लैम्डा टू बना। लेकिन ऊपर सब ये छोटा छोटा वाला है और नीचे ये सब क्या है, ये बड़ा बड़ा वाला है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा रहेगा, क्रिटिकल एंगल। आपको क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए बहुत फालतू का पचड़ नहीं करना पड़ेगा, ये याद रखना। अगर स्पीड दे रखा तो छोटी वाली स्पीड डिवाइडेड बाई बड़ी वाली स्पीड, मतलब जिस मीडियम में स्पीड कम हो वो ऊपर रख दो, और जिस मीडियम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा हो नीचे रख दो। जिस मीडियम में वेवलेंथ कम हो ऊपर रख दो, और जिस मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा हो नीचे रख दो। तो इस तरीके से आपको साइन सी मिल जाएगा। साइन सी निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। बेटा बहुत खांसी आ रही है आज। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्रिटिकल एंगल पर कुछ सवाल करते हैं। इस सवाल में, पहले सवाल में कहा गया है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। इसमें कहा है अ लाइट
ट्रेवल फ्रॉम ग्लास, ग्लास कितना n/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दे रखा है n/2, 3/2, और वाटर में ट्रेवल करती है, वाटर से ग्लास से वाटर में जाती है, क्रिटिकल एंगल निकालना। तो चाहो तो बना लो सबसे पहले इधर का, ये मान लीजिए हमारा ग्लास नीचे हो गया, ऊपर क्या हो गया, वाटर हो गया। तो रे कैसे जाएगी, इस पॉइंट पर मान लीजिए आकर के रे इंसिडेंट होती है, तो रे आकर के इंसिडेंट हो, ये हमारा नॉर्मल होगा जाकर के, ये क्रिटिकल एंगल सी निकालना है। तो आर हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या डायरेक्टली डायरेक्टली साइन सी लिख देते हैं। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे मास्टर ने क्या कहा था, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास डेंसर, इसमें ग्लास और वाटर में डेंसर कौन है, ग्लास, वाटर हमारा रेयर हो जाएगा। तो क्या करना है, छोटा भाई 3/2 कितना आएगा 1.5 आएगा, और 4/3 कितना आ जाएगा 1.33। तो 4/3 छोटा हुआ जाकर के, तो 4/3 को ऊपर रखो और नीचे क्या रख दो 3/2, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 8/9। तो सी बराबर बच्चों यहाँ पर क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा साइन इनवर्स 8/9, खत्म कहानी। और आपको अगर कॉन्सेप्ट लगाना है तो ऐसे लगा सकते हो, ग्लास का कितना है 3/2, तो 3/2 इंटू साइन सी बराबर हो जाएगा, वाटर में गई है तो 4/3 इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि वहां पर 90 डिग्री होना है, तो भी आपका सी बराबर कितना मिलेगा 8/9, और वो साइन इनवर्स का। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बच्चों क्रिटिकल एंगल निकालना है, 4 से 3 में जा रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हो, 4 मीडियम से यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कैसे लिखोगे, साइन आईसी, कई जगह पे आईसी भी मिल जाएगा, साइन आईसी बराबर कितना हो जाएगा, 3 छोटा है 3/4, और 3/4 मतलब यहाँ पर आईसी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। अगर बच्चों यहाँ पे ये 3 4 ना देकर के 5 दिया होता तो 3/5 हो जाता, जो कि साइन 37 की वैल्यू होती। तो यहाँ पर कितना जाता, यहाँ पर सी बराबर फिर 37 डिग्री आ जाता। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर 4 को कट करके 5 ले लिया, अगर 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते तो यहाँ पर बन जाता 3/5, तो 3/5 जो होता है वो साइन 37 की वैल्यू होती है, ये याद रखो, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। नेक्स्ट, चलिए बच्चों एक और खूबसूरत सा सवाल करते हैं, इसमें कहा गया है द रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, ये डेंसर मीडियम दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज कर देता हूं, मैं इसका 5 कर देता हूं, ऊपर 3 है, 40 डिग्री के एंगल पर रे इंसिडेंट हुई, डेविएशन निकालना है। देखो जब बच्चा ध्यान से सवाल को देखो, 40 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई है, तो पहले समझिएगा जरा, इस रे को कायदे में जाना चाहिए था ऐसे। एक बात आपको बच्चों में बता दूं, जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाइए तो अपने कान जरूर खड़े कर लिया कीजिए सवाल को लगाते वक्त, क्योंकि हो सकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो सबसे पहले क्या किया कीजिए, सवाल को लगाते वक्त क्रिटिकल एंगल जरूर पता कीजिए, क्या पता रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए ही ना। तो यहाँ पर जरा क्रिटिकल एंगल पता करते हैं, तो क्रिटिकल एंगल साइन सी बराबर हो जाएगा छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 3/5 करोगे, 3/5 बच्चों होती है साइन 37 की वैल्यू, ये याद कर लो, जिनको नहीं याद है वो याद कर ले। तो 37 डिग्री क्रिटिकल एंगल हुआ, क्रिटिकल एंगल 37 डिग्री, इसका क्या मतलब है, 37 से अगर बड़े एंगल पे गिराया तुमने तो रे क्या करेगी, दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो क्यों, क्योंकि इसके लिए ये फिर क्या सरफेस होने लगता है, ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। तो 40 पे तुमने डाले तो 40 पे ये वापस आ जाएगी, ये ऐसे जाएगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगी, रे क्या हो जाएगी, डेविएट हो गई। अब रे का डेविएशन पूछना है, तो रे कितना डेविएट हो गई, इतना, कितना इतना हो जाकर के डेल्टा बराबर 180 माइनस का आई, और आई कितना हो गया 40 40 80 हो गया, 2 इंटू आई होता है, तो 80 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 100 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गए रे डेविड। बहुत बेहतरीन सवाल है, नीट जेई में ऐसा सवाल बहुत बार, जब डेंसर से रेयर में रे जाए तो कान खड़े कर लेना भाई साहब, क्योंकि कान आप लोग खड़े नहीं करोगे तो पता लगा कि उसी मीडियम में वापस आ गई। क्यों, क्योंकि इसमें पता लगा 37 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू है। मैं बताता हूं कैसे याद कर लो, देखो tan 37 बराबर क्या होता है 3/4, ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है एक, 37 डिग्री एक से कम है तो 3/4 हो गई। तो इधर देखो ट्राइंगल बनाओ, ये 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये हुआ 5, तो तो cos 37 आ जाएगा 4/5, साइन 37 आ जाएगा 3/5, ये याद रख लो। ऐसे ये वाला कितना बन जाएगा 53 डिग्री बन जाएगा, तो cos 53 हो जाएगा 53 डिग्री के लिए,
ये वाला हमारा आधार हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर, तो ये 4/5। तो ये अगर आपको वैल्यूज याद रह जाती तो अच्छी बात है, जेई नीट के लिए बड़ा ही फायदा पड़ने वाला है। तो इस तरीके से फाइंड द डेविएशन, ये आपको निकल गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। इस सवाल में बच्चों क्या कहा गया, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू लिक्विड्स, एक्स और वाई लिक्विड में वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है 3500 और 7000 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली है। क्रिटिकल एंगल निकालना, अरे बहुत आसान काम, साइन सी बराबर, अभी तो मैंने बताया है क्रिटिकल एंगल निकालना। तो छोटा वाला वेवलेंथ, छोटे वाले जिस मीडियम में छोटा वेवलेंथ है वो ऊपर रख दो, तो कितना है छोटा वेवलेंथ 3500, डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम का वेवलेंथ जिसका बड़ा है वो नीचे रख दो। तो देखो ये 2 जीरो कट गए, ऊपर 35 नीचे 70, तो 1/2, 1/2 कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो सी बराबर बच्चों कितना हो गया 30 डिग्री, 1 मिनट का काम है, आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ, हाउ टू कट क्रिटिकल एंगल। हाँ, डिफरेंट मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट होगी, इस बच्चों स्लाइड में कहा पूछा जा रहा है, क्रिटिकल एंगल तब कैसे निकालेंगे जब अलग अलग मीडियम में स्पीड दे रखी है। तो बच्चों अलग अलग मीडियम में स्पीड दे रखी है तो क्रिटिकल एंगल ऐसा निकालना, v एक मीडियम में, v इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई v इन मीडियम 2, लेकिन ऊपर वाली छोटी स्पीड रखना। अभी मैं हालांकि थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, ऊपर वाली स्पीड छोटी होगी और नीचे वाली स्पीड क्या होनी चाहिए, बड़ी होगी। इस तरीके से करके आप लोग वहां पर भी क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। स्नेल के नियम का बच्चों जनरल फॉर्म है, ये जनरल तरीका है कि कैसे स्नेल का नियम लिखा जाता है। ये बहुत सारे मैंने इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए हैं, ये n0 लिया है, ये n1 लिया है, ये n2 लिया, ये n3 लिया, और फाइनली मान लीजिए n4 में आ गई। तो मैं समझा देता हूं उसमें क्या है। मान लीजिए n0 वाले में I1 डिग्री के एंगल पर रे इंसिडेंट हुई, देखो कैसे I1 पे इंसिडेंट हुई और ये R1 पे जाके निकली। तो जब I1 पे इंसिडेंट हुई, R1 पे निकली, तो यहां पर इस वाले बाउंड्री के लिए, बाउंड्री नंबर इसका नाम मैं दे देता हूं 1 बाउंड्री पर अगर स्नेल का नियम लगाओगे तो क्या लगाओगे, n0 sin i, यही तो लगाओगे n0 sin i बराबर, अब यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया R1 हो गया है, बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1 है, तो n1 sin R1 यही तो लगाओगे। अब ये R1 पर यहां पर जाकर के निकली, तो यहां पर जब टकराएगी तो R1 पे ही तो टकराएगी। तो यहां पर अब ये यहां पर n1 sin R1, अब मान लीजिए n2 मीडियम है या R2 पर निकली, जाकर R2 एंगल पर निकली, तो ये बराबर हो जाएगा n1 sin R1 बराबर हो जाएगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R2, तो n2 sin R2 यहाँ पर लिख देंगे जाकर के बराबर। मान लीजिए तीसरे वाले में R3 पर निकली, तो ये बराबर हो जाएगा n3 R3, और मान लीजिए लास्ट वाले n4 में कितने पर निकली है, R4 पे निकली जाकर के, तो n4 इंटू साइन R4, यहाँ पर n4 साइन R4 निकाल देंगे। मतलब किसी भी दो मीडियम के बीच में n1 साइन I1 बराबर n4 साइन R4 हो गया। देखो इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो अगर R4 आपको निकालना होता तो आप क्या करते, n0 साइन I1 को हम लोग किससे बराबर कर देते, n4 साइन R4 से हम लोग क्या कर देते, बराबर कर देते। ये इस तरीके का इसका नियम कानून होता है। ये स्नेल का नियम एक जनरल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते इस पर आधारित सवाल कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया सवाल बच्चों, जेई में सवाल ये आया है, कहा गया है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट n बराबर √2, मतलब n बराबर √2 पर जब रे निकली है तो कितने डिग्री के एंगल पर निकली है। तो बच्चों ने क्या किया, इसको कैसे लगाया, हमने क्या सीखा था, यहां का मान लीजिए यहां पर निकलेगी आकर के, देखो जरा ध्यान से कैसे निकालोगे, कैसे लगाओगे, यहां का रिफ्रैक्टिव देखो यहां पर लगाएंगे, यही तो लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर कितना 2, और यहां पर कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है साइन 45, 2 साइन 45 बराबर कैसे लगाओगे, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं यहां पर कितना है R है, √2 साइन R। अच्छा 2 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 बराबर √2 साइन R। तो यहां पर देखो, यहां पर होने क्या वाला है, ये हो गया, इसको कट के √2 कर देगा, √2 से ये √2 कट जाएगा, तो साइन R बराबर कितना हो गया 1, और जो कि किसके बराबर होता है 90 डिग्री के, मतलब R बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
ये बच्चों ने यहाँ पर आर बराबर 90 डिग्री निकाला, और जब बच्चों ये सवाल जिस पेपर में आया था और उन्होंने ऑप्शन चेक किया तो उनका सवाल ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया जरा समझते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो कान खड़े कर लेना। तो देखो यहाँ पर n बराबर 2 से पहले काहे में गई, n बराबर 1 में गई है, फिर n बराबर 1.12 में चली गई, फिर n बराबर से 1.2 से 1.√2 में चली गई है, और इस वाले पॉइंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पूछा है। तो पहले देख लो कि कहीं जहां पर n बराबर √2 n बराबर 2 से जब 1 में गई तो ऐसा तो नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया हो, TIR हो गया हो। तो TIR कैसे पता करोगे, इसके लिए क्रिटिकल एंगल पता करो। तो ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्योंकि भाई TIR यहाँ पर संभव है कि यहाँ पर TIR हो जाए, यहाँ पर हो जाए, या यहीं पर TIR हो जाए। 1 नंबर पे हो सकता है, 2 पर हो सकता है, 3 पे हो सकता है कहीं ना हो, लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो साइन सी बराबर कैसे करोगे, छोटे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा वाला, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो सी बराबर 30 डिग्री आया, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम कितने पे यहाँ पर डाल रहे हैं, 45 पे। 30 पे ही 30 डिग्री पर ये क्या हो जाएगी, रे ऐसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और हम 45 पे जा रहे हैं तो ये रे क्या चले जाएगी, ऐसे आ जाएगी, मतलब डेविएट हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। TIR अगर होने लगेगा तो क्या करेगा, n बराबर √2 तक जाएगी ही नहीं, तो r निकालना संभव ही नहीं है। r आप नहीं निकाल सकते हो यहाँ से। ये सवाल गड़बड़ इस तरीके से उन्होंने दिया था और बच्चों को चौंकवा लिया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो तो आप सब अपने कान खड़े कर लो, देख लो, क्रिटिकल एंगल चेक कर लो, पता ऐसा ना पड़े बाद में कि रे दूसरे मीडियम में रेयर में जा ही ना रही हो। तो क्रिटिकल एंगल के सवाल लगाते वक्त, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे को ले जाते वक्त कान खड़े रखना आपने। चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं। चलिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब बच्चों रे एयर से चल के वाटर में जाती है और वाटर से फिर से एयर में आ जाती है, तो जरा पता करते हैं वो कितना डेविएट होगी। तो बच्चों जब एयर से वाटर इंटरफेस पर जाएगी तो इस वन पॉइंट पर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लगेगा। और यहाँ पर जब लगाओगे तो 1 एयर का, चूंकि n कितना होता है 1 इंटू साइन आई, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था, आई था, तो 1 इंटू साइन आई बराबर NW, और यहाँ पर ये मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना R1 है, तो NW साइन R1 हो जाएगा। जब 2 नंबर वाटर इंटरफेस पर आप रिफ्रैक्शन का फिनोमेना लगाओगे, स्नेल का नियम, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ से बच्चों आई और R2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर मिलेंगे। जब बराबर लगाओगे तो साइन आई बराबर साइन R2 हो जाएगा, आई और R2 मतलब जितने डिग्री के एंगल पर आप रेयर मीडियम एयर पर इंसिडेंट कराओगे, तो जब एयर में निकलेगी तो उतने डिग्री के एंगल पर निकल जाएगी, मतलब रे कोई डेविएट नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, बस केवल क्या होगा, ये वन पॉइंट पर आपने इंसिडेंट करवाया था, निकली कहाँ से, 2 से, तो रे हुई क्या, देखो इतना डिग्री, इतना जो हो गया है डिग्री बता रहे, इतना इसमें क्या आ जाता है, एक लैटरल शिफ्ट आ जाता है। तो लैटरल शिफ्ट कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कॉन्सेप्ट है लैटरल शिफ्ट का। तो लैटरल शिफ्ट का मान लीजिए ये टी मोटाई की कोई ग्लास की पट्टी है, इस पर आई डिग्री के एंगल पर एक रे आकर के मान लीजिए ये बच्चों इंसिडेंट हुई आकर के, ये रे इंसिडेंट हुई आकर के, तो इसको कायदे में ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी कैसे, रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो ऐसे आर पर निकल जाएगी। और मान लेते हैं इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, तो आर हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर, से आर हम लोग निकाल लेंगे। खैर आर हमको ये मिल गया जाकर के, आर मिल जाएगा। अब देखो हमको लेटरल शिफ्ट कैसे निकालना, अभी देखो इस बी पॉइंट पर आकर के रे फिर से क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी और फिर से उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। तो लेटरल शिफ्ट तो बच्चों ये हुआ जाकर के, ये बीसी डिस्टेंस निकालनी है। तो बीसी डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो टी बाई कॉस आर और साइन 1 माइनस आई आर करके निकाल सकते हो। ये निकाला मैंने कैसे है, क्योंकि हमको बीसी निकालना है, तो बीसी के लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ओबी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा ओबी, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ओ ए बी में, ओ ए बी ट्राइंगल में, उस ट्राइंगल में, ओ ए बी ट्राइंगल में, ओ ए बी ट्राइंगल में ओ बी बराबर हमको बच्चों क्या मिल जाएगा, टी बाई कॉस आर। कैसे लगाया मैंने, कॉस आर बराबर टी बाई ओ बी लिखा, तो ओ बी बराबर टी बाई कॉस आर हो जाएगा। और फिर ओबीसी ट्राइंगल में साइन आई माइनस आर, ये एंगल हमारा आई माइनस आर हो जाएगा, बराबर बीसी बाई ओबी। और बीसी 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 हमारा क्या है, लेटरल शिफ्ट, तो बीसी बराबर आ जाएगा टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट का। ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको याद रह जाए तो अच्छी बात रहेगी, टी बाई कॉस आर ब्रैकेट में इंटू करके वो साइन माइनस साइन आई माइनस आर। एक सवाल कर लेते हैं, यहाँ पर भी बच्चों लेटरल शिफ्ट निकालना है, तो लेटरल शिफ्ट बराबर क्या है, टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर फॉर्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आर निकालो, कैसे निकालेंगे यार, ये ऊपर वाला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है, ये ऊपर एयर है, कुछ नहीं दे रखा हो तो एयर ले लीजिएगा।
तो पहले निकालोगे यहाँ पर r निकाल लेते हैं। तो 1 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 बराबर हो जाएगा √3 इंटू साइन r, यहाँ से r निकाल लेंगे। तो साइन r बराबर 1/2 बच्चा है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ देखो कैसे निकलेंगे, t कितना है 10 सेंटीमीटर की मोटाई है, तो 10 डिवाइडेड बाई cos 30 कितना होता है cos 30 यहाँ पे लिख देंगे, इंटू साइन i माइनस r, i कितना है 60 और r कितना 30, तो साइन 30 हो जाएगा। तो 10 और ये कितना है cos 30, 10 tan 30, 10 tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 10/√3 इतना हमारा क्या हो जाएगा लेटरल शिफ्ट हो जाएगा। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है, ये रे ऐसे गई और ये रे फिर ऐसे निकली, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। तो बच्चों आज हमारा ये रिफ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, इसमें इतना ही है। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्लैब से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया है। तो टीआईआर मैंने आपको बताया कि टीआईआर क्या होता है, रिफ्रैक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन थ्रू आपके यहाँ स्लैब में है, फिर प्रिज्म के थ्रू है, फिर स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू है। तो अभी रिफ्रैक्शन में बहुत बड़ा लेक्चर है, ये केवल प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन खत्म हुआ। क्रिटिकल एंगल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।